गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। राजनीति संस्कृति के प्रकारों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि आमंड बर्बा ने संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, अधीन राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति, यानी राजनीतिक मुद्दे व राजनीतिक भूमिका के आधार पर जो है विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति का विभाजन किया। वाइसमैन ने इन्हीं को मिलाकर के विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां और संयुक्त राजनीतिक संस्कृतियां नाम दिया। अगर देखा जाए तो वाइसमैन ने जो 3 विशुद्ध प्रकार बताए, संयुक्त, पराधीन, सहभागी, और मिश्रित, वापस इनको मिश्रित करके संयुक्त के साथ में अधीन जोड़ दिया और अधीन के साथ में संयुक्त और संयुक्त के बाद में संयुक्त सहभागी और तीसरा प्रकार जो है वो सहभागी का। इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर देखा जाए तो ये वाइसमैन का वर्गीकरण था। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है फाइनर की। फाइनर ऐसा विद्वान है विद्यार्थियों जिसने सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया। अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो महत्वपूर्ण बात जो है वो आपको ये पूछ सकते हैं, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण समझाइए। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि आधुनिक तरीके से राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण विस्तार से समझाइए या राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण समझाइए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है विद्यार्थियों आमंड का। ठीक है, तो आज हमारी हेडिंग रहेगी आमंड ने, पहले पढ़ा था हमें आमंड वो बर्बा साथ में था, अब सिर्फ आमंड है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर, राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताइए। कितने प्रकार? 4 प्रकार। किसने? ये वर्गीकरण किसका है? आमंड का है। किस आधार पर है? राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर है। किस आधार पर है? राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर है। वर्गीकरण कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, एक ही बात है। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए विद्यार्थियों, यह राजनीतिक संस्कृति ब्रिटेन व अमेरिका, यह राजनीतिक संस्कृति कौन कौन से देशों में पाई जाती है? ब्रिटेन व अमेरिका जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में। यह राजनीतिक संस्कृति ब्रिटेन, अमेरिका जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है। जैसे पहले आमंड और बर्बा ने वो सहभागी राजनीतिक संस्कृति जो बताई थी, वैसा प्रकार
जहां लोगों को राजनीतिक मुद्दों की भी जानकारी होती है और राजनीतिक भूमिका की भी जानकारी होती है। तो ये एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था जो है, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं, पश्चिमी देश जो हैं, उन देशों के अंदर ये देखने को मिलती है। और वहां पर उदारवादी लोकतांत्रिक देश, जहां पर सहभागी संस्कृति जैसे मूल्य देखने को मिलते हैं, जहां राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक भूमिका दोनों की जानकारी लोगों को होती है। हमने पढ़ा था आमंड वर्बा का वर्गीकरण, जिसमें राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक भूमिका की जानकारी होती है, तो वो संस्कृति कैसी होगी? सहभागी। और दूसरी है विद्यार्थियों, दूसरा वर्गीकरण महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, यह फ्रांस, जर्मनी जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है, जहां उप संस्कृतियां भी होती है, उप संस्कृतियां भी होती है, जिनमें प्राय संघर्ष, हिंसक संघर्ष देखने को मिलता है। हिंसक संघर्ष देखने को मिलता है। यानी ये भी देश कैसे हैं? उदारवादी लोकतांत्रिक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मुख्य संस्कृति के साथ में कई उप संस्कृतियां पाई जाती है, और इन उप संस्कृतियों के कारण कई बार क्या होता है, हिंसक टकराव देखने को मिलता है। जैसे यहूदी और गैर यहूदियों का आपस में टकरा जाना, ठीक है ना। तो ये अधीन और प्रजाभावी, जो हमने दूसरा प्रकार पढ़ा था, जहां पर राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है, लेकिन राजनीतिक भूमिका की लोगों की जानकारी नहीं होती कि भाई यहूदियों को ज्यादा भूमिका मिली है, हमें कम क्यों मिली है। इनको लेकर के कई बार जो है टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। यह दूसरा प्रकार है विद्यार्थियों, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। और तीसरा है, अब ये दोनों पश्चिम की बात हो गई, इंग्लैंड और अमेरिका भी पश्चिमी देश हैं और ये भी यूरोपीय पश्चिमी देश हैं। तो एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, अब ये पश्चिमी की हो गई। अब गैर पश्चिम की बात करते हैं। तो नंबर 3, गैर पश्चिमी, गैर पश्चिमी हैं तो सीधी बात है, वहां औद्योगिक विकास इतना नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे, पूर्व औद्योगिक। जहां पूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, पूर्व औद्योगिक, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। गैर पश्चिमी पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। अब विद्यार्थियों, यह संस्कृति एशिया व अफ्रीका
महाद्वीप के देशों में, महाद्वीप के देशों में जहां लोकतंत्र व औद्योगिक विकास नवजात स्थिति में होते हैं, नवजात स्थिति में होते हैं। गैर पश्चिमी देश हैं, पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था है जहां पर औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, अल्प विकसित देश हैं और डेमोक्रेसी भी वहां पर नवजात स्थिति में है। ब्रिटेन व अमेरिका की भांति मैच्योर स्थिति में नहीं है, परिपक्व स्थिति में नहीं है। कई जैसे जिम्बाब्वे वगैरह देश है अफ्रीका के, जहाँ पर मुगाबे ने लंबे समय तक अपनी तानाशाही राज किया। मिस्र है, ये कर्नल गद्दाफी का शासन देखा जाए, तो कई ऐसे, सीरिया वगैरह। तो इन देशों की बात की जाए, यानी ये गैर पश्चिमी और पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, ये संस्कृति एशिया अफ्रीका देश, महाद्वीप के देशों में जहां लोकतंत्र व औद्योगिक विकास नवजात स्थिति में होते हैं, पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है, ना औद्योगिक विकास होता है पूर्ण तरीके से, और ना ही राजनीतिक वहां पे डेवलपमेंट है। तो वहां डेमोक्रेसी भी नवजात स्थिति में, साथ साथ में उद्योगों की दृष्टि से वे पश्चिमी देशों पर और विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। ये वहां की व्यवस्था है। चौथी संस्कृति है विद्यार्थियों सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था विद्यार्थियों, ये तानाशाही, ठीक है ना। यहां ऐसी संस्कृतियों में विपक्ष व विरोधियों को कोई स्थान नहीं होता है। विपक्ष व विरोधियों का कोई स्थान नहीं होता है। विपक्ष व विरोधियों का कोई स्थान नहीं होता है। तानाशाही रवैया होता है। कम्युनिस्ट देशों में व खाड़ी देशों में यह व्यवस्था है। जैसे चीन, उत्तरी कोरिया, खाड़ी देश, सऊदी अरब है, कुवैत है, यानी यहां पर सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था होती है। ऐसी संस्कृतियों में विपक्ष को और विरोधियों का कोई स्थान नहीं होता, और अगर कोई विरोध करता है तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। सऊदी अरब के अंदर आपने देखा होगा एक पत्रकार मोगेसी की जो हत्या हुई,
वो सरकार के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। चीन के अंदर आप देख लीजिए, वर्तमान के अंदर गलवान घाटी का मामला हो, वहां पे मीडिया, समाचार पत्र जो हैं, वहां का सरकारी समाचार पत्र ही न्यूज छापता है, वही छापता है जो सरकार कहती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है। वहां की सेना देश के प्रति वफादारी की शपथ बाद में लेती है, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार, पीआईएल की बात करें तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ पहले लेती है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है विद्यार्थियों, ये सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। अब बात की जाए तो आपको पूछ लेंगे आधुनिक राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन समझाइए, या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए राजनीतिक संस्कृतियों के विभिन्न प्रकार समझाइए, तो आप बाकी विद्वानों के सिर्फ नाम लिख देना कि भाई वाइसमैन ने इस प्रकार से बताया, फाइनर ने सैन्य भूमिका के आधार पर ये रूप बताए, ठीक है ना, परिपक्व है, विकसित है, निम्न है। लेकिन वर्णन जो है विद्यार्थियों, वो आमंड की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर जो राजनीतिक संस्कृतियों के प्रकार बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमंड बर्बाद में वही वापस वाइसमैन वाली सेम प्रकार है दोनों का, लेकिन आमंड ने खुद ने जो स्वयं ने जो व्यवस्था के आधार पर जो प्रकार बताए वो 4 है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक व्यवस्था के आधार पर या आधुनिक में राजनीतिक संस्कृतियों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो ये 4 प्रकार आपको याद रखना होगा, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आंग्ल अमेरिकी, ये पश्चिमी देश है, तो आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्कृति। फिर यूरोप के अंदर इंग्लैंड आ गया, पीछे क्या रह गया, महाद्वीपीय यूरोप रह गया, तो महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। अब पश्चिमी देश आ गए, तो पीछे कौन रह गए, गैर पश्चिमी हो गए। गैर पश्चिम के अलावा और यहाँ अफ्रीका और एशिया के अंदर किस प्रकार के देश में संस्कृति देखने को मिलती है, सर्वाधिकारवादी, तानाशाही। तो सर्वाधिकारवादी या तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था, आंग्ल अमेरिकी, महाद्वीपीय, गैर पश्चिमी और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। ये 4 प्रकार जो हैं विद्यार्थियों देखने को मिलते हैं। अब है राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण में संबंध। राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण में क्या संबंध है? पहले हमने राजनीतिक समाजीकरण पढ़ा, फिर हमने राजनीतिक संस्कृति पढ़ी। इन दोनों में क्या संबंध देखने को मिलता है? राजनीतिक समाजीकरण में क्या होता है? राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से हम किसका ज्ञान प्राप्त करते हैं? राजनीति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है? राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था में सदस्यों की मनोवृत्ति की क्या है? अभिव्यक्ति है। वे कैसी व्यवस्था चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इन मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? राजनीतिक संस्कृति कहलाती है, जिसमें विश्वास, मूल्य, भावनाएं वगैरह होती है, जिससे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। और साथ साथ में राजनीतिक व्यवस्था उस देश की संचालित होती है। अब है राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण में संबंध। राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण में संबंध। जैसा कि आमंड की परिभाषा से पता चल जाता है, आमंड के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण से राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक समाजीकरण से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश किया जाता है।
व उद्देश्यों के प्रति जागृति, व उद्देश्यों के प्रति जागृति स्थापित की जाती है। इससे ही पता चल जाता है विद्यार्थियों कि ये राजनीतिक सामाजिकरण जो हैं, इसी के माध्यम से ही राजनीति की संस्कृति में प्रवेश किया जाता है। जब हमें राजनीति का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी संस्कृति कैसी बनेगी? हमें पता ही नहीं लोकतंत्र क्या होता है। तो जैसा चल रहा है कम्युनिस्ट देशों के अंदर देख लो, वर्ल्ड का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 चाइना, लेकिन वहां पे लोग आंदोलन करते तो नहीं कि भाई एक पार्टी का शासन क्यों होगा, ठीक है ना, बाकी भी को या राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे राजनीतिक संस्कृति ऐसी, तो समाजीकरण नहीं है। तो राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश किया जाता है, स्थापित किया जाता है, व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। और राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के मूल्यों व भावनाओं को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है, भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। अब समाजीकरण नहीं होगा तो लोगों को कैसे, आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे देश में लंबे समय से लोकतंत्र है और लोकतंत्र की व्यवस्था जो है हमारे देश के लिए अच्छी है? तो ये किसके माध्यम से पता चलेगा? ये जो पता चलेगा ये सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से पता चलेगा? समाजीकरण के माध्यम से ही ये पता चलेगा। और राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक संस्कृति में निरंतरता को बनाए रखती है। राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति में निरंतरता को राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति में निरंतरता को बनाए रखता है। अब राजनीतिक संस्कृति भावी पीढ़ियों तक पहुंचेगी, निरंतर गतिशील रहेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचेगी। भी हमारे यहां पर लोकतंत्र लंबे समय से है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र है। तो ये सिर्फ किताबों के माध्यम से थोड़ी ज्ञान होगा। पॉलिटिकल साइंस तो कुछ लोगों के होगी, देश के अंदर सारे विद्यार्थियों की पॉलिटिकल साइंस थोड़ी होगी जो सारी व्यवस्था के बारे में पता चले। ये किससे, लोगों को कैसे जानकारी होती है? ये पता चलता है लोगों को राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा। कैसे पता चलता है? राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक समाजीकरण ही राजनीतिक संस्कृति की स्थिरता को बढ़ावा देता है। वह उन्हें राष्ट्रीय हितों के अनुकूल राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बनाता है। कौन? समाजीकरण। समाजीकरण ही राजनीतिक संस्कृति को स्थिरता प्रदान करता है। भाई ये मूल्य बढ़िया है, और साथ साथ में हमारी संस्कृति को किसके हितों के अनुरूप बनाता है? राष्ट्रीय हितों के अनुरूप बनाता है। भले पक्ष हो विपक्ष हो, भले राजनीति करे, लेकिन राष्ट्रीय हितों को लेकर के इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो भाव, ये जो मूल्य जो हैं, ये
राजनीतिक संस्कृति में जो आए हैं इनमें महत्वपूर्ण हाथ किसका है? राजनीतिक समाजीकरण का है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही लोगों में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है, राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता है और वे राजनीतिक संस्कृति को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बात है विद्यार्थियों, राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण में संबंधों की, जिसमें ये 4 प्रकार का संबंध जो है हम देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति का महत्व। राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है? अब राजनीतिक संस्कृति के महत्व की बात की जाए विद्यार्थियों तो पूरी राजनीतिक शासन व्यवस्था और आज देश की शासन संचालन में सरकार की जो भूमिका होती है उसमें निर्धारण जो है राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। ठीक है, तो अगर देखा जाए विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु राजनीतिक समाज बन गया। राजनीतिक समाज यानी आजकल जो राजनीतिक संस्कृति के नया कॉन्सेप्ट आया जिससे अध्ययनकर्ता जो हैं उनका केंद्र बिंदु क्या बन गया? राजनीतिक समाज बन गया। आज तक सामाजिक व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जाता था, समाज के अंदर राजनीतिक व्यवस्था पर इतना जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन ये समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति जैसे कॉन्सेप्ट आने से विद्यार्थियों राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का जो है केंद्र बिंदु क्या बन गया? राजनीतिक समाज बन गया। इस अवधारणा से अध्ययन में विवेक का समावेश हुआ। विवेक का समावेश हुआ यानी अभी तक अपनी अपनी डबली अपने अपने राग के अनुसार लोग जैसे मन में आए वैसे अध्ययनकर्ता अपना अध्ययन कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन विवेक के आधार पर जो अध्ययन किया जाने लगा, भाई वहां का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा ही है, वहां विकासशील देश है, वहां लोकतंत्र नवजात स्थिति में है, तो परिवर्तन आते आते आएगा, लोगों में जागृति कैसे होगी, वहां पे आप इस प्रकार से लोगों से आशाएं अपेक्षाएं नहीं रख सकते। तो ये जो हैं इस अवधारणा से विद्यार्थियों अध्ययन में लोगों के विवेक का समावेश हुआ और विवेक के आधार पर जो है अध्ययन होने लगा था। अगर देखा जाए राजनीतिक क्रियाओं में राजनीतिक तत्वों का भी समावेश होने लगा। राजनीतिक क्रियाओं में राजनीतिक तत्वों का समावेश भी होने लगा। यानी आज तक जो अध्ययन होता था राजनीतिक संस्कृति का, उसका आधार जो है विद्यार्थियों सामाजिक आर्थिक अधिक होता था। यानी राजनीतिक तत्वों पर इतना बल नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक समाजीकरण है, इनसे जो है विभिन्न अवधारणाएं हैं उनको ग्रहण करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की बात हुई। तो राजनीतिक क्रियाओं में जो है विद्यार्थियों राजनीतिक तत्वों का समावेश भी होने लगा और नवीन अवधारणा राजनीतिक संस्कृति में नवीन अवधारणाएं, नवीन
अवधारणाओं को ग्रहण करने की क्षमता का विकास हुआ। अब इसे राजनीतिक संस्कृति से नए नए कॉन्सेप्ट आए और नवीन अवधारणाओं को जो है ग्रहण करने की क्षमता का जो है विकास इस राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों कि राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, ये ऐसे कॉन्सेप्ट आए तब जाकर के एक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ, विवेक का समावेश हुआ और अध्ययनकर्ताओं का जो केंद्र बिंदु है एक राजनीतिक समाज बन गया। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक संस्कृति का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसमें महत्वपूर्ण 4 बातें विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखनी हैं। एक तो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट वो है राजनीतिक संस्कृतियों का वर्गीकरण जिसके अंदर आमंड का तथा साथ साथ में आमंड व बर्बा का, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ में राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, परिभाषा आमंड व बर्बा के अनुसार, और एलन बोल की जो पुस्तक है आधुनिक राजनीति व सरकार, ये छोटे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 जो आपके बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन है इसका आप पूर्ण तरीके से तैयार करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।